तो चलिए आज बात करते हैं कि दुनिया की सबसे पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में से एक यानी भारत की स्टील फ्रेम कही जाने वाली सिविल सर्विस आखिर ब्रिटिश इंडिया में बनी कैसे। वैसे मजे की बात यह है कि ये नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, जो इसके मजबूत ढांचे को दिखाता था। तो ये कहानी है सुधार की, कमाल की एफिशिएंसी की और एक बहुत बड़े विरोधाभास की। तो इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल सवाल है वो ये है कि आप बिल्कुल जीरो से एक ऐसी सरकार कैसे बना सकते हैं जिसमें करप्शन का नामो निशान ना हो। यही वो बहुत बड़ी चुनौती थी जिसका सामना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स को भारत में करना पड़ रहा था। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। शुरुआत में तो एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़े संकट में था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी खुलेआम अपना प्राइवेट बिजनेस चला रहे थे। तोहफे लेना, रिश्वत लेना, ये सब तो रोज की बात थी। मतलब सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो चुका था। और यहीं पर एंट्री होती है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। वो इस पूरे सिस्टम को कह सकते हैं प्योरीफाई करने के मिशन पर थे। उन्होंने ही इंडियन सिविल सर्विस की वो नींव रखी जिसका मकसद था करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकना। तो कॉर्नवालिस के आने से पहले और बाद में क्या बदला? देखिए, जहां पहले प्राइवेट ट्रेड और रिश्वतखोरी चलती थी, वहां अब एकदम सख्त नियम कानून आ गए। जहां तनख्वाह कम थी, वहां अच्छी खासी सैलरी मिलने लगी और प्रमोशन अब वो किसी के कहने पर नहीं बल्कि सीनियरिटी के हिसाब से होते थे। कॉर्नवालिस का प्लान बिल्कुल सीधा साधा था, 3 स्टेप्स में। पहला, प्राइवेट ट्रेड, गिफ्ट्स, रिश्वत सब पर बैन लगा दो। दूसरा, कंपनी के नौकरों की सैलरी बढ़ाओ ताकि भ्रष्टाचार का लालच ही कम हो जाए। और तीसरा, प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी के आधार पर दो ताकि कोई बाहरी असर ना पड़े। तो कॉर्नवालिस ने नींव तो रख दी, लेकिन ये जो स्टील फ्रेम था उसे बनने में अभी कई दशक लगने वाले थे। तो देखते हैं कि ये सफर ट्रेनिंग से लेकर टेस्टिंग तक कैसे आगे बढ़ा। इस टाइमलाइन को देखिए, ये कहानी के सबसे जरूरी पड़ाव हैं। लेट 1700s में कॉर्नवालिस ने इसकी बुनियाद रखी। फिर 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज शुरू किया ताकि जो नए रिक्रूट्स हैं उन्हें अच्छी तरह से ट्रेन किया जा सके। और फिर आया एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, 1853 का चार्टर एक्ट, जिसने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जरूरी बना दिया। ये जो 1853 का चार्टर एक्ट था ना, ये सच में एक गेम चेंजर था। इसने भर्ती का पूरा तरीका ही बदल डाला। अब वो जमाना गया जब किसी की सिफारिश या जान पहचान से नौकरी मिलती थी, जिसे पेट्रोनेज सिस्टम कहते हैं। इसकी जगह अब एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ने ले ली। मतलब अब सिर्फ मेरिट की बात होगी। लेकिन इस नई शक्तिशाली संस्था के दिल में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक बड़ा विरोधाभास छिपा था। एक तरफ तो ये बहुत कुशल थी, बहुत एफिशिएंट थी, लेकिन दूसरी तरफ इसमें एक जानबूझकर छोड़ी गई कमी थी। ये सर्विस जानी तो जाती थी अपनी मेरिट के लिए, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज की कमी थी जो साफ साफ नजर आती थी। एक ऐसी खासियत जो इसके पूरे कैरेक्टर को डिफाइन करती थी। और वो खासियत थी भारतीयों को इससे पूरी तरह और सख्ती से बाहर रखना। जी हाँ, कॉर्नवालिस के जमाने से ही ये इंडियन सिविल सर्विस की एक बुनियादी पॉलिसी थी। और यहीं पर तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतने बड़े एक्सक्लूजन के बावजूद ये सर्विस दुनिया की सबसे एफिशिएंट और पावरफुल सिविल सर्विसेज में से एक बन गई। पर कैसे? ये चार्ट इस विरोधाभास को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का ग्राफ बिल्कुल टॉप पर और दूसरी तरफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन का ग्राफ लगभग जीरो। कमाल की एफिशिएंट सिस्टम, लेकिन भारतीयों की भागीदारी के बिना। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, इसे कॉर्नवालिस ने एक करप्ट सिस्टम को साफ करने के लिए शुरू किया। दूसरी, धीरे धीरे इसमें एजुकेशन और मेरिट बेस्ड एग्जाम को अहमियत दी गई। तीसरी, इसकी पूरी बुनियाद ही भारतीयों को सत्ता से दूर रखने पर टिकी थी। और चौथी, इन सब के बावजूद ये दुनिया की सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेसी में से एक बनी। तो आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, ये सिस्टम एफिशिएंट तो था, लेकिन किसके लिए? इसकी विरासत बहुत कॉम्प्लेक्स है और सच तो ये है कि ये बहस आज भी भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है।